नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। कैसा होगा विपक्ष का चेहरा 2024 में? दूसरा, श्रीनगर में G20 की मीटिंग से क्या हासिल हुआ? तीसरा, भारत के प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग, फिर ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग करने गए हैं, क्यों? तो आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें मेंबरशिप के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, कैसा होगा विपक्ष का चेहरा 2024? तो पहला, कैसा होगा विपक्ष का चेहरा 2024 में? अब 3-4 सिनेरियो हैं इस समय, जिसको नीतीश जी एकदम से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे दल जो डायरेक्ट कांग्रेस से नहीं बात कर रहे हैं उनसे बातचीत करें और उनका अंत में वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। जो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2-3 तरह के चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहला कि 2024 में उस विपक्ष के जो भी प्लेटफॉर्म बनता है, जो भी गठबंधन बनता है, उसको लीड करे कांग्रेस। कांग्रेस का पिछले 2019 के इलेक्शन में 52 सीट उसने जीती थी, बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, और 208 सीट पे उसके कैंडिडेट सेकंड रहे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि करीब 260 सीट पे तो उसका सीधे सीधे दावा है ही, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि अभी जब ये सब शुरू हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल साहब आज गए हैं वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी से मिले। वहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है और सबने कहा है, उसमें कोशिश ये है ममता जी की और अरविंद केजरीवाल की कि नॉन कांग्रेस रीजनल पार्टीज जो हैं उनमें पहले एकता हो जाए और फिर वो कांग्रेस के साथ अपने टर्म्स डिसाइड करें। इसमें भाई अरविंद केजरीवाल साहब, ममता बनर्जी साहब और केसीआर, चंद्रशेखर राव साहब, ये लोग तो एक पेज पे हैं, लेकिन इसके जो इनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आदमी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ऑलरेडी एक गठबंधन में कांग्रेस के साथ काम कर ही रहे हैं बिहार में, तो वो कांग्रेस को छोड़ के ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन में जाएंगे, ये लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो एक तो ये दूसरा ये सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो यह है कि जैसे अभी चल रहा है उसी हिसाब से चलता रहे। उसमें एक दिक्कत क्या है कि कुछ पार्टीज हैं वो सतह पे तो एंटी बीजेपी दिखाई देती हैं। मैं 2 नाम ले लूं, AIMIM और BSP, लेकिन जब वो चुनाव में उतरते हैं तो उनके वोट जो उनको वोट देते हैं, BSP और AIMIM कहेंगे कभी हमारी मंशा नहीं है, लेकिन उनकी मंशा के अगेंस्ट भी फायदा वो बीजेपी का करा देते हैं। और इसी तरह की बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बारे में भी लोगों का कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल साहब की क्या मुश्किल है। उनकी 2 स्टेट पे सरकार है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली और पंजाब को मिला के 20 MP की सीट होती हैं। अभी उनके पास उस 20 सीट में 1 सीट है। अब वो इस 20 सीट में चूंकि सरकार उनकी है, वो कितना अकोमोडेट करना चाहेंगे कांग्रेस को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस की सीटें भी पंजाब में ज़्यादा हैं। फिर कांग्रेस का दिल्ली में वोट शेयर जो था 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, हालांकि उससे पहले ये 2 बार इलेक्शन जीत चुके थे अरविंद केजरीवाल साहब स्टेट इलेक्शन, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस का वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी से ज़्यादा था, तो वो इतना आसान नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो नीतीश कुमार जी का जो JDU वाला है, वो नीतीश कुमार जी कल खड़गे जी और राहुल गांधी से मिले, और मुझे ऐसा जो है कि अब नीतीश कुमार जो बैक ऑफिस इतना लोगों से मिल चुके हैं, इतनी बातचीत कर चुके हैं, अब वो ये चाहते हैं कि इसका कोई विजिबिलिटी भी हो, लोगों को दिखे भी कि इन सब मिलने जुलने से क्या हासिल हुआ है। और इसलिए वो थोड़ा कीन है कि एक ऑपोजिशन की रैली या बैठक या कोई बड़ा वो हो जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो। नीतीश जी जैसा सूत्र बता रहे हैं कि वो पटना में कॉन्क्लेव करना चाहते हैं।
कांग्रेस अभी इसके बारे में हामी नहीं भर रही है। वो कह रही है कि उनके जितने और सहयोगी दल हैं, उनके साथी दोस्ताना दल हैं, उनसे भी बात करके तब वेन्यू और डेट डिसाइड किया जाए। अब एक दूसरी बात भी साथ में पैरेलल चल रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो एक अध्यादेश आया है जिससे सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले को, जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को थोड़ी स्वायत्ता मिल रही थी जिससे वो अपने हिसाब से सरकार चलाए, उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ले आए हैं। उस अध्यादेश को अगर डिफीट करना है तो वो राज्यसभा से उसको हराना होगा। अब राज्यसभा में हराने के लिए सारे ऑपोजिशन पार्टीज को एक जगह आना होगा। इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल से नीतीश जी मिले और फिर कल जब वो खड़गे जी और राहुल गांधी से मिले तो ऐसा माना गया, इस पर भी चर्चा हुई थी। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम अपने बाकी सहयोगी दल और जैसे मौके के हिसाब से ही बात करेंगे, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जैसा मुझे लगता है कि कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध तो करेगी ही करेगी, लेकिन अभी वो थोड़ा कॉशियस ये है कि वो भी अपने हिसाब से ये चाह रही है कि वो थोड़ा टाइम ले और उसके बाद फिर बात करें। देखिए, इसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को भी थोड़ा स्टेट्समैन लाइक बिहेव करना होगा, थोड़ा आउटरीच करना होगा। अगर आज वो बंगाल जाके ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं, तो मैंने कल अपने किसी जगह और भी कहा था, किसी डिबेट में, वो खड़गे जी को फ़ोन करके ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपके पास चाय पीने आ रहा हूँ, और वहाँ जाके साफ साफ कहें कि मुझे आप इसमें मदद कीजिए। तब वो पॉलिटिकली मेरे ख्याल में कांग्रेस के लिए मना करना भी मुश्किल होगा, और जिसको भी लगेगा उसको लगेगा कि नहीं नहीं भाई देखिए, कम से कम केजरीवाल साहब ने अपनी तरफ से तो ये कोशिश की और ये नहीं मान रहे, इस तरह की का एक मैसेजिंग होगी। क्योंकि जो कांग्रेस के हिसाब से आम आदमी पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उसका स्टेट चुनाव में उसका क्या प्लान है। जो स्टेट चुनाव मैं बात कर रहा हूं जो अभी अगले 4 होने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में चुनाव 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद होंगे, लेकिन उससे पहले जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पे कांग्रेस की हाई स्टेक्स हैं, उसमें उनका क्या है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कांग्रेस उनके साथ शायद मन साझा करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उसको चुनावी नुकसान होगा कांग्रेस को। कांग्रेस इसको बहुत मतलब अभी थोड़ा पोस्टपोन करना चाहती है। नीतीश जी चाहते हैं तुरंत हो जाए। हालांकि अभी क्या है कि जैसे स्टालिन साहब हैं, वो आज शायद 9 दिन के लिए बाहर विदेश चले गए हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी बाहर जा रहे हैं। राहुल गांधी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में कोई लेक्चर है, इत्यादि इत्यादि इस तरह के। लेकिन नीतीश जी जल्दी में है। तो मुख्य बात यह है कि ये जो खींचतान है, इसको कहे कोई जो भी, लेकिन अल्टीमेटली वो पीएम पद को लेके है। तो एक तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी होती है तो भाई कांग्रेस का क्लेम बनता है। दूसरे जो मेरे हिसाब से 3-4 लोग इसमें मतलब कहीं ना कहीं मन में वो है और कोशिश कर रहे हैं, उसमें ममता बनर्जी जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। 2 लोग अभी तक बोले नहीं हैं, लेकिन मन में इस तरह की इच्छा है, एक अखिलेश यादव जी की और एक केसीआर मतलब चंद्रशेखर राव साहब की। अब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी को ये थोड़ा देखना होगा कि एक मतलब ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल, उसके बाहर उनको आउटरीच नहीं है, और अरविंद केजरीवाल साहब को 2019 इलेक्शन में कुछ आम आदमी पार्टी को 26-27 लाख वोट मिले थे, और अभी उनका एक एमपी है। इसके बाद वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनने की इसी 2024 में कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। तो इसको ये भी एक है। नीतीश कुमार की ये सारी मेहनत, ये सारा जोड़ तोड़, ये किसी तरह से सबको एक पेज पे लाना, सबको एक जगह बिठाना, अगर ये सफल होता है तो नीतीश कुमार एक स्ट्रांग पोजीशन में होंगे। अब दूसरा प्रश्न, श्रीनगर में G20 से क्या हासिल हुआ? G20 की बैठक जो हुई, देखिए G20 जो है वो व्यापार के लिए है। उसकी मतलब इस बार इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, रोटेशनल होस्टेज है और होस्टिंग होती है, मतलब जो भी मेज़बानी करता है। हमें 17-18 साल, 20 सदस्य हमें 16-17 साल बाद मिली है, मतलब पहली बार हमें मिल रही है, लेकिन इससे पहले 16-17 और देश इसकी मेज़बानी कर चुके हैं। लेकिन जैसा बीजेपी है वो इन सब चीज़ों को इवेंट बनाती है, वो इवेंट बना के अब G20 को बेच रही है और उसको कहीं ना कहीं से इलेक्शन से जोड़ रही है।
और वो इतने वो कार्यक्रम कर रही है हर स्टेट कैपिटल हर जगह, जिससे इवेल्युएट ही ना हो पाए कि G20 के में जब हिंदुस्तान भारत के पास जब उसकी प्रेसिडेंटशिप थी तो हमने क्या अचीव किया। ये आपको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इतने तरह तरह के, आप कहीं खाने पे कर रहे हैं, कहीं टूरिज्म पे कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इस तरह के आप इवेंट कर दे रहे हैं जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी श्रीनगर में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए 29 देशों के हैं, ओरिजिनली 20, लेकिन और कुछ देश कंट्रीज़ को भी बुलाया गया है। 29 देशों के 61 डेलीगेट्स वहाँ पहुँचे हैं। अब ये कितने लेवल का और कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसी बात से समझ लीजिए कि इसकी जो अगवानी भारत की तरफ से कर रहे हैं और जो इसका सारे कर्ता धर्ता भारत की तरफ से हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह साहब, कैबिनेट मंत्री भी नहीं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही इसको सब करता धरता वहाँ के बने हुए हैं। खैर, इसमें गौरतलब बात यह है कि जो G20 के 3 सदस्य देश हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना और टर्की, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टर्म यूज किया गया है, दे हैव स्किप्ड दिस। उसको आप बैकआउट भी कह सकते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे आर जो भी आप करिए, बट टर्म यूज किया गया, दे आर स्किप्ड। और जो गेस्ट कंट्रीज हैं कुछ जैसे, उसमें से इजिप्ट ने वहाँ नहीं गए। अब हुआ क्या है कि जब वहाँ गए हैं तो वहाँ के जर्नलिस्ट ने फिर क्वेश्चंस पूछे हैं, वहाँ इंडियन मतलब मीडिया भी था, फॉरेन मीडिया भी था, और मुख्य रूप से 2-3 चीज़ों पे उनके प्रश्न केंद्रित थे। एक तो एब्सेंस ऑफ दीज कंट्रीज, मतलब सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की और इजिप्ट। फिर दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न्स पे उनके बात थे वो, और तीसरा पॉलिटिकल प्रोसेस जो कश्मीर में रुका हुआ है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे, जिसके जवाब देते समय जितेंद्र सिंह साहब को अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा गुस्साए भी, झल्लाए भी, और ये बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं भी हैं, भी हैं, मतलब इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अब मुश्किल यह है कि 2014 में इलेक्शन हुआ था, अगला इलेक्शन स्टेट का हो जाना चाहिए था 2020 में। 2019 में आपने 370 हटा के कहा कि हम यहाँ सब ठीक कर देंगे। 2019 से आज 4 साल होने को आए, इलेक्शन प्रोसेस का पता ही नहीं है। वहाँ चुनाव क्यों नहीं हुए हैं इसका आंसर आपके पास नहीं है। अब जब ये कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बना दी है और जो पंचायती राज है ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इतना बेहतरीन काम कर रही है तो पूरे देश में आप DDC क्यों नहीं बना दिए हैं? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कश्मीर के तर्ज पे बना दीजिए ना पूरे उसमें। तो मतलब ये मेन क्वेश्चन को इधर उधर हटाने की बात है। सिक्योरिटी की जब बात हो रही है तो वहाँ के जर्नलिस्ट ये पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने स्कूल तक बंद कर दिया, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सब बहुत ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं, मतलब भारत के जो अधिकृत लोग हैं उनका कहना यह है कि वहाँ बहुत ही अमन चैन है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब पुराने दिन चले गए कि जो कोई स्ट्राइक कॉल करे और यहाँ स्ट्राइक लोग कर दें, अब कोई स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। जब ये जर्नलिस्ट ने पूछा स्कूल बंद कर दिए गए, फ्रांस का एक जर्नलिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके यहाँ भी तो बंद हो जाते हैं, आपके यहाँ भी। मैं फ्रांस गया था तो मैं होटल में था, तो वो स्ट्रीट उन्होंने स्ट्रीट बंद की गई थी, लेकिन कहाँ स्कूल कब बंद किए गए? अब वो मतलब आंसर है नहीं उसका। फिर वो एक गीता मोहन इंडिया टुडे की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट पूछा कि ये जो नॉन पार्टिसिपेशन इन 4-5 देशों का हुआ है वो क्या प्रूफ नहीं है कि उनकी जो निकटता है, उनका एलिजेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जो है उसमें ज़्यादा है बनस्पत इंडिया के साथ पार्टनरशिप में? उन्होंने स्पष्ट पूछा। इसका भी आंसर कुछ नहीं है। मैं अभी भी एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये कश्मीर में इसको क्यों किया उन्होंने। क्योंकि अगर आप कश्मीर में कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं। पहले में इंटरनेशनली जो बाहर के लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में सब चंगा है। इलेक्शन आप करा नहीं रहे हैं, इलेक्शन से बड़ा कोई बैरोमीटर हो नहीं सकता, आपको इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, तभी बाहर वाले मानेंगे कि वहाँ सब चंगा है। क्योंकि अच्छा, दूसरा मैं बता दूं एक चीज़ और है, अगर आपको आज कश्मीर को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कश्मीर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नंबर 1 अगर डेस्टिनेशन माना जाएंगे तो उसमें कश्मीर, गोवा, ये 2-4 जगह ऐसी हैं जो नंबर 1 में आएंगे हिंदुस्तान के। तो यू डोंट नीड टू प्रमोट कश्मीर। मेरे हिसाब से अगर आप प्रमोट करना चाहते तो आपको लेसर नोन डेस्टिनेशन पे इस तरह का इवेंट करना चाहिए था, जिससे दुनिया के मैप पे वो भी आ जाता कि भाई ये भी एक हिंदुस्तान है, बहुत सुंदर जगह है।
ये अच्छी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट जा सकता है। दूसरा, आप जब ये कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली सबसे बड़ी मांग है, वो आप कर नहीं रहे हैं, और वहाँ के लोगों को आप स्कूल कॉलेज बंद करके, शॉप्स बंद करके ये सब करवा तो ले रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ की आवाम आपसे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब तीसरी बात, भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी G7 की मीटिंग में जापान क्यों गए थे, और फिर अभी सिडनी चले गए हैं, क्वाड की मीटिंग जहाँ होनी थी जो पोस्टपोन हो गई। तो दो तीन चीज़ें मैं अपनी समझ के लिए, एक तो G7 पहले समझ लीजिए कि जापान क्यों गए। जापान में G7 की मीटिंग थी जिसको जापान होस्ट कर रहा था, वो G7 का मेंबर है, इस बार होस्ट वो कर रहा था, वो टर्न वाइज होस्टिंग उन लोग करते हैं। वो 7 मेंबर हैं। वो 7 मेंबर कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। ये 7 हैं। इंडिया मेंबर नहीं है इसका। अब इन 7 मेंबर के अलावा उन्होंने कुछ गेस्ट बुलाए हैं। तो आप भी गेस्ट बुलाते हैं घर में, जैसे आप गेस्ट बुलाते हैं। 9 गेस्ट लोग आए हैं। वो गेस्ट लोग कौन है ये समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होनी थी जो पोस्टपोन हो गई, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो मिलना चाहते थे बाइडन से, तो आ गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कोमोरोस है, कुक आइलैंड है, इंडिया है, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। यूक्रेन समझ में आता है, यूक्रेन की समस्या चल रही है, वो ऐसे सब जगहों पे जाके अपनी बात करना चाहेगा, एक विश्व जनमत अपने सपोर्ट में करना चाहेगा। ये जो 9 लोग बुलाए गए हैं उसमें जहाँ पे हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें भी बुलाया गया है, तो जहाँ हमें बुलाया गया है उसमें जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बता दूँ। कुक आइलैंड की एक कोमोरोस आइलैंड है, कोमोरोस, COMROS, उसकी कुल जनसंख्या 8.5 लाख है, जो हमारे साथ बुलाया गया है। उसको भी बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया। और एक कुक आइलैंड है, उसकी जनसंख्या सुन लेंगे तो मुझे तो पहले लगा कि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ। उसको भी बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया। उसकी जनसंख्या 15,040 है। जी आपने सही सुना, 15,040, लाख भी नहीं है। उसके साथ हमें भी बुलाया गया है, तो हम वहाँ पहुँच गए। हम G7 में क्यों जाते हैं, हम क्या है के लिए जाते हैं, इसका कोई वो नहीं। सबसे मिलने जुलने से ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं हम, आप G7 के मेंबर हो ही नहीं, आपकी कौन सी बात सुननी जा रही है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बेनीज़ी, इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वो चूंकि बाइडन नहीं आ रहे हैं, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं तो सिडनी आऊँगा। तो ये जब सिडनी पहुंचे तो ANI की रिपोर्ट है, मतलब ये सुन के दुख होता है मुझे। ANI ने, अब ANI मतलब नेशनल, अब एक तरह से चैनल, वही उसी को एक्सेस है सारी जगह जाने के। उसने तुरंत लगाया, ट्वीट किया कि मोदी जी को लेने एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। बिना जाने उन रिपोर्टर साहब या जो भी फ़ोटो खींच रहे थे कि वो एक महिला आई थी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री वो पुरुष हैं। तो बाद में जब गलती का एहसास हुआ तो 2-4-6 घंटे बाद उन्होंने कहा नहीं 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 वो नहीं। तो हमारे मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया लेने, आपको सुन के ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसको लेने कौन, अगवानी करने कौन आया? जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर बोलते हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर जी हैं वो गई वहाँ उनको रिसीव करने। उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आपको ग्रेसफुली अपने को कैरी भी करना होता है। आप व्यापार बढ़ाने और उन सब के लिए गए हैं, मैंने पहले भी एक एपिसोड किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार सबसे ज़्यादा किस कंपनी का है वो आपको मैं अलग से नहीं बताऊंगा, ये आप खुद ही पता कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में व्यापार उसको प्रमोट करना है, व्यापार बढ़ाने के लिए गए हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे इत्यादि इत्यादि। तो अंत में सिर्फ मुझे जो समझ में आता है, मुझे यही कहना है कि भाई ये जो G7 या इस जगह जाने के से अच्छा है कि जो हमारे अपने सार्क, हमारे अपने नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसको थोड़ी ताकत दें, उसको रिवाइव करें। जहाँ पे हिंदुस्तान की लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशंस में थी, अब हमारी कहीं की कोई ऐसी लीडरशिप नहीं, हम किसी के पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी मस्ट रिवाइव सार्क
एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।